हेलो गाइस, आज काफ़ी समय के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि पीटी 365 आपको किस तरीके से पढ़नी है। प्रीलिम्स को लगभग 3 महीने बचे हैं। पीटी 365 वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आने लगी हैं और ये एक मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए। आप प्रीवियस टॉपर्स के भी देखेंगे तो उनमें भी ज़्यादातर बच्चे यही सिलेक्ट करते हैं कि आप पीटी 365 से तैयारी करें और ये सफिशियंट होता है प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों को आता है, इज इट सफिशिएंट? तो डेफिनेटली इट इज सफिशिएंट। मैंने 2021 और 2022 इन दोनों ईयर्स के प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से क्लियर किया था और मैंने करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ पीटी 365 पढ़ा था और कोई चीज नहीं पढ़ी थी। तो इस बात से पता चल जाता है कि ये सफिशिएंट है। मुझे भी पहले डाउट होता था, बट विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 2 ईयर्स मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट है। और अब ये जानने के लिए पहले कि इसे कैसे पढ़ा जाए, अपन ये देखते हैं कि इसको कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले आपको स्टैटिक पढ़ लेना चाहिए। बिफोर रीडिंग पीटी 365 रीड स्टैटिक। अब इसकी वजह है क्यों। पहली वजह यह है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब तक आपका स्टैटिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। चाहे वो आप न्यूज़पेपर की बात कर लें, वो भी अगर आपका स्टैटिक नहीं पढ़ा तो अच्छे से समझ नहीं आता होगा आप लोगों को। इसी तरह अगर आपका स्टैटिक तैयार नहीं है तो पीटी 365 भी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप प्रीलिम्स का रिवीजन भी स्टार्ट करें तो पहले स्टैटिक पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद ही पीटी 365 पे जंप करें। और दूसरी चीज है रिपीटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजें पीटी 365 में रिपीट होती हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे स्टैटिक में। सपोज आप एनवायरनमेंट की पीटी 365 पढ़ रहे हैं तो जो भी आपने सोर्स पढ़ा होगा एनवायरनमेंट का, उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। जब आप पीटी 365 पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने स्टैटिक वाले में ही। सिमिलरली पॉलिटी के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसके बाद अगर आप पीटी 365 पढ़ रहे हैं तो बहुत कम चीजें हैं जो नई मिलेंगी आपको, ज्यादातर चीजें रिपीट होती हैं। तो एक बहुत जरूरी बात है कि आप पहले अपना स्टैटिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही पीटी 365 पढ़ें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको याद करना है। आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोबारा। अब मेन चीज आती है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि हाउ टू रीड, किस तरीके से पढ़े पीटी 365 को। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये एनवायरमेंट का पीटी 365 है, विजन आईएएस का, अभी अभी जो लेटेस्ट आया है 2023 का। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। जो पहला जो करंट अफेयर है, हेडिंग है जो पहली, वो है आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3। तो अब देखते हैं अपन इस टॉपिक के माध्यम से कि किस तरीके से आप पीटी 365 पढ़ते हैं। मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, या किस तरीके से आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और यही चीज आप बाकी टॉपिक्स पे भी इंप्लीमेंट कर सके, उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं टॉपिक आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई न्यूज। द आईपीसीसी रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, द वर्किंग ग्रुप 3 कंट्रीब्यूशन टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो सबसे पहले आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसीसी क्या है। हो सकता है आप में यही, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले आपको स्टैटिक पढ़ना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने जिस भी सोर्स से स्टैटिक पढ़ा होगा एनवायरनमेंट का, हो सकता है आपने आईपीसीसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हो, तो आपको ये दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली रीड कर सकते हैं, बट इसको मार्क करने की या इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बट सपोज आपने नहीं पढ़ा था तो इसमें देखते हैं क्या है आईपीसीसी। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में बनी थी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप द क्लाइमेटिक पॉलिसीज। इट्स अ यूएन बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। 195 मेंबर्स हैं, इंडिया एज ए मेंबर। और अदर की इंफॉर्मेशन इज, ये रिपोर्ट्स बनाती है, असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, मैथोडोलॉजी रिपोर्ट असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती और इसे नोबेल प्राइज मिला था। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस जो न्यूज आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि आईपीसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, आईपीसीसी की चीजें आपने मार्क कर ली। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई थी उसका टाइटल पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अबाउट द रिपोर्ट।
इट प्रोवाइड्स एन अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोसेस। डेफिनेट सी बात है, नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को लेकर रिपोर्ट है। अब आप में से ज्यादातर लोगों को जिन्होंने पढ़ा होगा स्टैटिक, उन्हें पता होगा कि मिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, मिटिगेशन और अडॉप्टेशन दो वर्ड होते हैं। मिटिगेशन मतलब होता है कि सपोज जैसे कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज से CO2 निकल रहा है, तो इसे मिटिगेट करना यानी कि इसको खत्म करने के लिए आप उसको शिफ्ट कर दीजिए रिन्यूएबल एनर्जी में, जिससे कि CO2 निकलना बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं मिटिगेशन। दूसरा एक और वर्ड होता है अडॉप्टेशन, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने भी स्टैटिक पढ़ा है ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। तो जब भी आप ये PT 365 पढ़ रहे हैं और आपको कोई एक वर्ड है जैसे मिटिगेशन आया और अडॉप्टेशन है, इस पे अगर आपको कंफ्यूजन है, अंतर समझ नहीं आ रहा, तो उसी समय आप गूगल कर लें, उसका मतलब देख लें। ठीक है, अबाउट द रिपोर्ट है, मिटिगेशन के बारे में बताया है। अब यहाँ बताया था कि वर्किंग ग्रुप 3 का कंट्रीब्यूशन है। इसके मतलब पहले भी 2 वर्किंग ग्रुप बन रहे होंगे। उन्होंने 2 रिपोर्ट निकाली थी, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अडॉप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद चौथी रिपोर्ट सिंथेसिस रिपोर्ट अगले साल इसी साल आएगी 2023 में। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में मिटिगेशन की थी, तो मिटिगेशन टारगेट्स बताए गए हैं क्लाइमेटिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ये बहुत सारे टारगेट दिए हैं। अब इसमें टारगेट में बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं, जैसे कि टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्लाइमेटिक गोल है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाय 43% बाय 2030। तो क्या आपको ये याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, बट समझ लेना है, बट याद नहीं करना है, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है याद करना, और पेपर में भी डायरेक्टली ये नहीं आएगा, इतना डिटेल नहीं आती चीजें। और क्या बताया गया है रिपोर्ट में? इमिशन ट्रेंड्स बताए गए हैं कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है एनवायरनमेंट का, आपने स्टैटिक पढ़ा है, तो ये आपको पता होगा कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। और इसमें काम का क्या है, और इसमें काम का ये है सेक्टोरल शेयर ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के का सेक्टोरल शेयर के बारे में बताया है। सेक्टोरल शेयर, अब इसमें क्या बताया है, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर का है 34%, फिर इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर का। तो इसमें क्या आपको याद करना है, इसमें आपको ये याद नहीं करना कि कितना परसेंटेज है, इसमें आपको ये याद करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एनर्जी सेक्टर का है, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, एंड अदर लैंड यूज। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं आएगा कि कितना परसेंट है, इसमें इस तरीके से आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज का सबसे ज्यादा शेयर है, ये स्टेटमेंट दिया होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सबसे ज्यादा शेयर एनर्जी सेक्टर का है, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूज। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद कर लेना है कि सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। वेरिएशन इन द रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब इससे बताया है कि रीजनल कंट्रीब्यूशन के क्या है, मतलब वेरियस कंट्रीज जो हैं, वेरियस रीजन्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तो इसमें अगर आप खुद दिमाग लगा के सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे कि इंडिया, उनका शेयर कम है। उनका अगर अपन पर कैपिटा शेयर देखें CO2 एमिशन में तो बहुत कम है, डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जो इंडिविजुअल जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है उनका शेयर कम है, जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो बहुत ज्यादा इमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पास लिखी है, ये चीज आपको पढ़नी है, बट अगर आप मार्क नहीं करनी है, आप इसने हाईलाइट नहीं करना है, आपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ऐड नहीं करना, बिकॉज ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद क्या है, इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज, ये भी पता है आपको कि जो करंट पॉलिसीज हैं वो इनएडिक्वेट है। अब ये स्पेसिफिक चीजें आपको याद नहीं करनी है। क्लाइमेट फाइनेंस, ये भी आपको पता है कि इनएडिक्वेट है, आपको और ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। तो आपने ये कुछ चीजें थी जो मार्क कर ली। अब मैंने भी जब 2 साल पहले 2021 में पहली बार PT 365 अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या याद करना है, ये इतने ज़्यादा फैक्ट फिगर दिए हैं, याद करने हैं कि नहीं। और एक बार इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया होता है, इतना ज़्यादा दिया होता है कि आपको ये डाउट हो जाता है कि आप इसे याद कर पाएंगे कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे, ब्लॉग्स पढ़े, उससे मैंने देखा, एक किसी मैम का देखा था मैंने, मुझे याद नहीं, 5-6 साल पहले उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने बताया था कि आप इसे एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब इसे एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, जैसे बंद करके, कि IPCC के बारे में आपने अभी सबसे पहले पढ़ा, 1988 में बनी थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP के द्वारा बनाई गई थी।
ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूएन बॉडी है, वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती। इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसने अभी अभी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। इसके पहले 2 रिपोर्ट और आई थी, क्लाइमेट चेंज फिजिकल साइंस बेसिस, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अडॉप्टेशन एंड वनरेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने आईपीसीसी के बारे में बता दिया, कौन सी रिपोर्ट आई है ये बता दिया। इसके बाद इस रिपोर्ट में वेरियस मिटिगेशन गोल्स दिए गए हैं टू अचीव मिटिगेशन गोल्स दिए गए हैं टू अचीव द क्लाइमेटिक पॉलिसी जो अपन ने बनाई है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशन बढ़ रहा है, और क्या बताया गया है इसमें, और ये बताया गया है कि क्लाइमेट पॉलिसी सफिशिएंट नहीं है, क्लाइमेट फाइनेंस आपको बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा शेयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एनर्जी सेक्टर का है, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेस। और ये कुछ बातें थी जो मुझे याद आई, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद आ गई। और मैंने भी अभी ये पहली बार पढ़ा है, और मुझे ये चीज़ें इसलिए याद आ गई बिकॉज मैंने पहले पीटी 365 पढ़ी है। तो एक बड़ा फ़ायदा पीटी 365 पढ़ने का ये होता है कि आपने इस साल पढ़ ली। अब बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस साल, तो अगले साल है, अगले साल आप दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अगर एक बार पढ़ी है तो ऑलरेडी मोर देन 50% चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे आईपीसीसी के बारे में ऑलरेडी उस साल की आप उठा के देखेंगे तो ये आया था, और अगले साल भी आएगा। तो इसका ये फायदा होता है कि इस साल आपने पढ़ी है तो आगे वाले सालों में भी आपको फायदा होगा, अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इस तरीके से आप एक कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब इसके नोट्स भी, अब कुछ लोग मार्क करते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, तो आप सिमिलरली नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक था क्या, आईपीसीसी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले आप आईपीसीसी के बारे में लिख सकते हैं कि 1988 में बनी थी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएनईपी। इसके अलावा इसमें क्या था, ये वेरियस रिपोर्ट्स निकालती है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती है, 195 शायद मेंबर्स थे, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। आप ये देख लेना कितने थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और इसमें क्या है, और इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। और तो ये आईपीसीसी के बारे में बात हो गई। अब इसने अभी अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट 3 निकाला है, अभी अभी आया है। तो पार्ट 1 भी होगा। पार्ट 1 क्या था, फिजिकल साइंस बेसिस। पार्ट 2 क्या था, क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज फिजिकल साइंस बेसिस, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अडॉप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। आई होप इसका मतलब आपको पता है अडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडॉप्शन का मतलब क्या है ना, अडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब अपन ने देखा था कि CO2 इमिशन हो रहा है तो उसको कंप्लीटली बंद कर देना। जैसे कोल से आप एनर्जी बना रहे थे तो अब रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने लगे, जिससे खत्म हो जाएगा अडॉप्टेशन। बट ये इतना पॉसिबल नहीं होता। जैसे इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया डायरेक्टली शिफ्ट पूरा खत्म नहीं कर सकती कोल से, उसे थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ेगा। तो अडॉप्टेशन का मतलब होता है कि इसका इम्पैक्ट कम कर दिया जाए। आप इसे, है ना, आप या तो CO2 इमिशन इसी के थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजी को यूज करके कम कर सकें, या किसी भी तरीके से इसका इम्पैक्ट कर दिया जाए, और इसको, और जो कम्युनिटी रहती है आसपास उसे अडॉप्ट कर दिया जाए, जिससे कि उसमें इम्पैक्ट कम, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि सपोज मिटिगेशन, अडॉप्टेशन या कोई भी वर्ड PT 365 में आता है और आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको तुरंत गूगल करें, उसका मतलब समझ लें, है ना। आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, और अच्छे से आपको पढ़ना है। तीसरी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपको पूरा याद नहीं करना है कि मिटिगेशन ये वो, आपको बस इतना याद करना है मिटिगेशन की थी, ये फिजिकल साइंस बेसिस की थी, ये इस तरीके से थी। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, मैंने कहा था कि इसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो फैक्ट और फिगर्स दिए हैं ना इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या बताया है उसके आपको नोट्स नहीं बनाने थे, कि उसमें, क्योंकि उसमें वेरियस मिटिगेशन गोल दिए थे जो क्लाइमेटिक गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए, तो वो नहीं बनाने हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट पॉलिसी सफिशिएंट नहीं है, फंड सफिशिएंट नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कम रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सब बातें आपको याद नहीं रखनी है। और एक बात इंपॉर्टेंट थी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में सबसे ज़्यादा शेयर है एनर्जी का, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। तो इतने से में आपका नोट्स बन जाएगा, बहुत छोटे से में, अगर आप आधे पेज से भी कम में, बहुत कम एरिया में आपका ये नोट्स बन जाएगा।
और ये आपका एक आर्टिकल अच्छे से पूरा हो गया है, कंप्रेहेंसिवली कवर हो चुका है। अब या तो आप उसमें मार्क कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। जो लोग नोट्स बना के तैयारी करते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है कि आपका एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आप बिना देखे लिखेंगे तो याद करने के बाद, और आपको फिर बाद में भी रिवाइज करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और फाइनली आता है रिवीजन। आप जैसे स्टैटिक का आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, वैसे पीटी 365 का एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है। इससे कम आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं करेंगी। और एक और बात आपको याद रखना है कि आपको ओवरडू नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप पीटी 365 को भी 7-8 बार रिवाइज करने के लिए बैठ जाएं और आप स्टैटिक मिस कर दें। हमेशा याद रखिए, स्टैटिक इज वे वे मोर इम्पोर्टेंट देन करंट अफेयर्स। ये आपको याद रखना है। तो पहले आपको, इसलिए मैंने यहाँ कहा भी था कि पहले आपको अपना स्टैटिक करना है, तभी आपको पीटी 365 समझ आएगी। बहुत सारी चीज़ें पीटी 365 में स्टैटिक की रिपीट होती हैं, तो वो आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और उससे भी ज़रूरी ये है कि पहले आपका एक जो सबसे मेन पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीटी 365 पढ़ सकते हैं। आपके पास अभी 3 महीने बचे हैं। अगर आप पहले स्टैटिक पढ़ेंगे, उसके बाद पीटी 365 पढ़ेंगे और अपने टाइम को इफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे अगले 3 महीने को, तो ईजिली आप ये सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे और आपके जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। बिकॉज बहुत कम बच्चे हैं जो इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं इस टाइम को, मन लगा के पढ़ते हैं, और जो सारी चीज़ें हैं, है ना, स्टैटिक, पीटी 365 या करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करेंगे, कंप्रेहेंसिवली तैयारी करेंगे अगले 3 महीनों में, तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे पेपर। मैं अगले एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से अगले 3 महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक ब्रॉड टाइम टेबल मैं आपको दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।